नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं 2022 23 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का, उसको देखते हुए मैं पूर्व वर्ष के क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो यूपी टेट का 2020 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका संपूर्ण सेट 6 to 8 का जो भी 150 क्वेश्चन है, 30 संस्कृत, 30 हिंदी, 30 पेडागोजी, 60 सोशल साइंस, तो ये सब के सब हम लेकर यहाँ पर में आए हैं आपके समक्ष। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप पूर्व वर्ष के परीक्षा यहाँ क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं सही से, ध्यान से, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो क्रमशः मैं अभी 2020 का कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में 16 का रहेगा, फिर उसके बाद 14 का रहेगा, 13 का रहेगा। मतलब इस टाइप से आपको क्रमशः हम एक एक करके देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य से देखेंगे, और जहाँ कोई दिक्कत होगी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे इसका। कह रहा है यहाँ पर मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपका एक का आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा आपका ए, जिसका कह रहा है कि अभ्यास का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत जो है यह आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। समझने बात को, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक, जिसमें सक्रिय अनुक्रमित का सिद्धांत ये भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत ये भी है, और छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये भी है। तो अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इसका क्या है। तो ये जो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत यह किसने दिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि B.F. स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा आपका ए आंसर, जो कि हो जाएगा क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है सो यहाँ पर में इसका महत्वपूर्ण नहीं है। उद्दीपक, अंतर्नोद और अभिप्रेरक ये सब महत्वपूर्ण है, और यहाँ क्रिया प्रसूत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। सर्वाधिक निम्न स्थान पर में, तो निम्न स्थान पर में किसको रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर में सी हो जाएगा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को गेने ने सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शिक्षण के दौरान, क्या कह रहा है, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। किसका उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो है यहाँ शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव का उदाहरण है। समापन कौशल, प्रस्तावन कौशल, पुनर्बलन कौशल ये सब नहीं है। तो क्या है यहाँ पर में आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। नेक्स्ट में 5 नंबर में देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है।
तो 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कहता है पुनर्बलन। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो पुनर्बलन। अंतःक्रिया यह एक है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि ये भी है आपका संप्रेषण। माध्यम, किसी चीज़ के माध्यम से आप जानते हैं तो अब ये संप्रेषण, लेकिन पुनर्बलन जो है तो पुनर्बलन आपका संप्रेषण का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट में चलेंगे 6 में, करा है कि मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित मना, जो मंदित बालक हैं, मंद बालक हैं, उनके लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो 6 नंबर में देखेंगे आप, 6 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका 6 का ए हो जाएगा, वैयक्तिक अनुदेशन। चलिए नेक्स्ट में वैयक्तिक अनुदेशन हो जाएगा। अब चलेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब हो जाएगा आपका आंसर, फटाफट चलेंगे हम लोग। 7 का हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही है। वृद्धि के जैविक प्रक्रिया है, सही है। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट में क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए फटाफट। इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपका अभिक्षमता। क्षेत्र विशेष में अभिक्षमता जो है यहाँ पर में विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट में 9 में चलेंगे। 9 में कराएंगे ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से क्या करता है? मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का है, करा या निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पर में 10 का हो जाएगा आपका फ्रॉयड, ठीक है ना, फ्रॉयड। तो यहाँ 10 का हो गया आपका ए। अब चलेंगे 11 में, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उद्भवन कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपका ध्वनिक ग्राम। ठीक है, ध्वनिक ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताएं। बताइए 13 का हो जाएगा आपका, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ठीक, बी हो जाएगा ऑप्शन। 14 नंबर चलेंगे। 14 नंबर में कह रहा है आपका, 14 नंबर में कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का क्या है? तो अब चलेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, तो किससे सुमेलित कीजिए? तो यहाँ पर में दिया हुआ है सूची 1, सूची 2। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हल, उसके बाद मैकडूगल, फिर उसके बाद फ्रॉयड, फिर उसके बाद मैस्को। ठीक, अब इसको किसके साथ किसको मिलाना है?
सो देखेंगे तो हल जो है सो हल हो जाएगा आपका प्रणोद अवकलन, ठीक है, प्रणोद अवकलन सिद्धांत हल के आधार पर में। उसके बाद मैकडूगल जो है, मैकडूगल क्या करता है, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मैकडूगल आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे फ्रॉयड जो है सो मनोविश्लेषण सिद्धांत देता है। उसके बाद डी में देखेंगे मैस्को, तो मैस्को बच गया आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो अब क्या हो जाएगा, डी का 1, बी का 2, ठीक है, और ए का 4। तो देखिए ए का 4 किस में है, ए का 4 तो बहुत में है। उसके बाद ए का 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट में बी का 2, तो बी का 2 देखिए बी का 2 भी बहुत में है, 3 4 में है, 3 में है। चलिए उसके बाद अब देखेंगे हम सी फ्रॉयड, तो फ्रॉयड जो है, फ्रॉयड का क्या है, तो फ्रॉयड का हो जाएगा, तो फ्रॉयड का हो जाएगा मनोविश्लेषण, फ्रॉयड का हो जाएगा आपका सी का 3। तो सी का 3 देखिए, सी का 3 किस में है, सी का 3 इसमें ए बी सी डी, डी में आपको सी का 3 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए में भी दिख रहा है। तो अब आपको और एक जो बचा हुआ है मैस्लो तो मैस्लो को भी हम देख लेंगे एक बार। मैस्लो को क्या है, मैस्लो में तो आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ डी का हो जाएगा ए। अब देखिए कि किस में है, सब के सब सही, तो डी का ए कौन है, तो डी का ए आपका हो गया यहाँ पर में डी में, ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी। समझ गए बात। चलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हल का हो जाएगा प्रणोद, उसके बाद प्रणोद अवकलन, उसके बाद आपका मैकडूगल का हो जाएगा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फिर उसका फ्रॉयड का हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो का हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, मतलब कौन सा समूह सृजनात्मक तत्व के संबंध में सही है। तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, ठीक। उसके बाद प्रवाह व्यवहारिता, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलेंगे हम 17 में कहा 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फ्रॉयड क्या कहे हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट में 18 नंबर को देखेंगे। 18 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर में 18 का आप देखेंगे गौण नियम में आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शामिल बिल्कुल नहीं है। अब चलेंगे हम 19 में। 19 में कह रहा है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। यहाँ पर मैं 19 का आंसर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मैं आंसर करूँगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। तो ऊर्ध्व अंतरण यहाँ पर में आपका आंसर बिल्कुल सही है, सटीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 2020 में संप्रेषण संबंधित अक्षमता है क्या, संप्रेषण संबंधित अक्षमता क्या है, तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है संप्रेषण बोलने संबंधित, उसके बाद ये मुख में कोई प्रॉब्लम हो उससे संबंधित, बोलने से संबंधित, ये सब क्या हो जाता है, तो आप डिस्फेजिया में आ जाता है। डिसलेक्सिया क्या हो गया,
तो डिसलेक्सिया, आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने में संबंधित समस्या होती है तो डिसलेक्सिया होता है। डिसकैलकुलिया जो है, डिसकैलकुलिया में आप क्या करते हैं, डिसकैलकुलिया तो मैथ संबंधित कोई गणना संबंधित त्रुटि होती है, परेशानी होती है बच्चों को, तो डिसकैलकुलिया संबंधित उनको ये परेशानी होती है। डिसग्राफिया, यदि आपको किसी चीज़ में लिखने में संबंधित प्रॉब्लम है तो आप वहाँ डिसग्राफिया का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब डिसग्राफिया दे सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रजातांत्रिक नहीं है? तो आपको यहाँ देखना है कि कह रहा है कि कौन सा प्रजातांत्रिक नहीं है। तो नेगेटिव जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप, नेगेटिव देखते ही आपको ध्यान केंद्रित कर लेना है कि यहाँ पर में 4 ऑप्शन में 3 सही होगा और 1 गलत होगा। ठीक है, 1 गलत होगा। तो क्या गलत होगा ये? तो आपका यहाँ पर में व्याख्यान विधि जो है जो बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन से शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो सामूहिक परिचर्चा बिल्कुल सही है, सहभागी बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्यान विधि जो है यह आपका प्रजातांत्रिक नहीं है। समझ गए बात? नेक्स्ट में 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ज्ञान। तो ज्ञान जो है सो यहाँ आपका ये भावात्मक पक्ष से निम्न में से ज्ञान स्तर जो है सो संबंधित नहीं है। ठीक है। अब चलेंगे हम 23 में। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर मैं कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा स्तर जो है यहाँ अभिप्रेरणा स्तर आपका ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका नहीं है। अब चलेंगे अभिप्रेरणा स्तर के बाद नेक्स्ट में 23 के बाद चलेंगे हम 24 पर में, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है आपका कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं रिक्त के बीच की संगति क्या है? तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच को क्या कहते हैं हम? संगति कहते हैं। ठीक है ना, संगति कहते हैं। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा आंसर आपका? 24 का क्या हो जाएगा आंसर? 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुक्रिया। ठीक है, आपका यहाँ पर में अनुक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे का निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो यहाँ पर में प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित कौन सा है? तो 25 का आंसर आप देखेंगे। 25 का आंसर बताइए क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा आपका समस्या समाधान। तो ये समस्या समाधान जो है सो आपका प्रगतिवादी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो यहाँ 26 का आप बताइए क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा सूझ। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो यह सूझबूझ जो है सो आपका बाधक नहीं होगा। नेक्स्ट में 27 नंबर में देखेंगे निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो एक संवेग कौन सा है? एक संवेग है आपका आमोद। आमोद जो है सो एक आपका संवेग स्थिति है। अब हम चलेंगे यहाँ पर मैं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ कि FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? इनके साथ इन चारों में से कौन संबंधित है? यहाँ पर में देखेंगे आप, यहाँ हो जाएगा आपका
फ्लैंडर। फ्लैंडर जो है सो FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। कौन? तो फ्लैंडर। अब 29 में चलेंगे, 29 को देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो यहाँ 29 का आंसर देख लीजिए। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, हाँ अथवा 9 उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का। यहाँ पर मैं बाल मनोविज्ञान क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? यहाँ पर में क्या हो जाएगा आपका? 30 का आंसर हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा डी। 30 का क्या कर रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है सो यहाँ पर आपका व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। ठीक है, कौन कौन है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो जैसा प्रसंग हो उस प्रकार की बात हो। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। अब चलेंगे हम हिंदी में। तो भाषा 1 हिंदी। देखिए यूपी में क्या होता है, तो यूपी में आपको किसी भी हालत में हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ही करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल पहले से निर्धारित रहता है कि आप हिंदी को ही पहला फर्स्ट लैंग्वेज चयन करेंगे। उसके बाद आपको जो भी भाषा चयन करना हो उसका चयन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी में चलेंगे, हिंदी की तरफ चलेंगे। हिंदी में कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? अब बताइए कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें इस वाक्य में वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? अब बताइए, आप ही बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा। यहाँ पर मैं आपका निश्चयवाचक वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बिल्कुल निश्चय कर रहा है कि वह लड़का कैसा है, तो बहुत अच्छा है, निश्चय कर रहा है। यदि ऐसा कहता है कि वह लड़का अच्छा होगा, हो सकता है, ऐसे कुछ, तो फिर वहाँ, लेकिन यहाँ क्या निश्चयवाचक कर रहा है, वही है, वह नहीं, वही है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मनोहर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। ठीक है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? बताइए कौन सा विशेषण होगा 32 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ किस प्रकार का विशेषण, मतलब कौन सा विशेषण है, मतलब पूछने का यह है कि किस प्रकार का विशेषण है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आपका 32 का हो जाएगा आपका आंसर गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है, समझे बात को। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। तो क्या हो जाएगा गुणवाचक बोध, मतलब गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो जहाँ पर में किसी सेंटेंस में हम किसी गुण को हम पहचानते हैं। तो मनोहर जीवन में पूरा सुख भोगता रहा, तो किसको कर रहा है? तो सुख को भोग रहा है ना, कोई गुण ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर इसीलिए गुणवाचक विशेषण आप करेंगे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में दांत और जीभ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताइए फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा आपका 33 का हो जाएगा दंती। ठीक है ना। क्या कहता है? दांत और जीभ
तो दांत और जीभ से उच्चारित कौन हो जाते हैं? क्या है इसका? तो दंत्य। समझ गए बात की नहीं? कि मान लीजिए दांत और ओठ से दांत और जीभ से जब बोला जाता है तो उसको क्या कहेंगे? हम दंत शब्द कहेंगे, ठीक ना? क्यों? यदि दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा तो दंतोष्ठ कहेंगे, ठीक है? मूर्धा से बोला जाएगा तो मूर्धन्य कहेंगे, कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा तो कंठोष्ठ कहेंगे, ठीक है? तो इसलिए 33 का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 33 का दंत्य। नेक्स्ट में चलेंगे हम फटाफट, नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? यहाँ पर मैं देखिए आप क्या कौन सा अशुद्ध है, यहाँ पर आपका हो जाएगा च तालव्य महाप्राण, यह आपका यहाँ अशुद्ध हो जाएगा। अब 35 नंबर में चलेंगे, कह रहा है कि बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है क्या? सारंग। सारंग जो शब्द है यह बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। श्लीमुख, आशुग, विशिख, ये सब क्या है? बाण का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सारंग शब्द जो है आपका यह बाण का पर्यायवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट में 36 में करा है उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर उच्चारात्मक हो जाएगा आपका, उपचारात्मक क्या हो जाएगा? उपचारात्मक हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है? चलिए फटाफट चलेंगे। अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहते हैं आप? अयोगवाह। अब बताइए अयोगवाह क्या कहते हैं? जो अयोग्य हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? अयोगवाह। तो यहाँ पर बताइए 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा आपका विसर्ग को कहते हैं, ठीक ना? विसर्ग इत्यादि जो है यह आपका अयोगवाह शब्द है, ठीक? ये नहीं तो आपका स्वर है, नहीं यह व्यंजन है, बस बीच में अपना यह रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। चलिए अब 37 के बाद चलेंगे हम 38 में, 37 के बाद चलेंगे कहाँ? 38 में। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ 38 में, हाँ 38 में कह रहा है, 38 में क्वेश्चन नंबर 38 में कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, किससे सुमेलित कीजिए? यहाँ कह रहा है कि 38 में कि सुमेलित करने के लिए, ठीक है? किसके साथ कौन यहाँ पर में सही होगा? सत्यार्थ प्रकाश किसका, किनका है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किनका है? दयानंद सरस्वती, ठीक है? उसके बाद रामचरितमानस किनका है? रामचरितमानस आपका रामचरितमानस किनका है बताइए? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो यहाँ इससे पहले समय भी बता दूं आपको, सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिखा गया। उसके बाद यहाँ 1574 में कौन लिखा गया? तो रामचरितमानस, जो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ लिखा गया है। उसके बाद सूरसागर, सूरसागर जो है, सूरसागर कितना में 16 से 58 ईस्वी में लिखा गया, जो कि किनके द्वारा? तो सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट में भक्तमाल जो है, भक्तमाल किसने लिखा? तो नाभादास, भक्तमाल को नाभादास ने लिखा है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि भक्तमाल, नाभादास, रामचरितमानस, तुलसीदास। तो डी का 1 और बी का 4। अब खोजिए यहाँ पर डी का 1 मिल रहा है बहुत जगह, और बी का 4। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? सी में मिला है,
ठीक है, यहाँ 2-3 यदि आप सही से मिला लेते हैं तो उसके बाद आपको आराम से हो जाएगा। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, 3 4 2 1। अब चलेंगे निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण क्या है? तो निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है आपका 1 और 2। ठीक है ना, 1 और तो भाववाच्य में क्या होता है? तो भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य का जो क्रिया है ना, ठीक, तो यहाँ पर में भाववाच्य जो है, सो भाववाच्य क्या होता है? तो अकर्मक के साथ मतलब प्रयोग होता है। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया के साथ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसने बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो समझ गए बात? यहाँ पर में हो जाएगा आपका ये दोनों। चलिए, और ये सब तो आपका कर्तृवाच्य में हो गया। राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक, और भाववाच्य हो गया उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे यहीं पर में, और आगे चलिए, आगे आएगा तो फिर कर्मवाच्य पर भी चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? 40 का आंसर देखिए। 40 का क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? 40 का आंसर हो जाएगा आपका अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है और वर का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। ये दोनों आपका सही, बिल्कुल सही है। और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। ये आपका सही नहीं है। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए, 1 और 2 दोनों। अब हम चलेंगे 41 में। कह रहा है 41 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी और बहुवचन में भी प्रयोग हो सकता है? तो बताइए क्या होगा? तो 41 का हो जाएगा आपका ए। तो मुनि शब्द जो है एक वचन में प्रयोग होगा और बहुवचन में प्रयोग होगा। चलिए, तो 41 के बाद चलेंगे हम डायरेक्ट 42 पर। तो 42 पर क्या कर रहा है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो अरहाट करा, उसके बाद कपित्थ कैथा, कुक्षी कोक, अष्ट 8। ठीक है, तो 42 का क्या होगा? 42 का यहां पर में आपका निगेटिव क्या हो जाएगा? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो सही है पूछ रहा है, जो कि यहां ये सब जो है ना आपका कपित्थ कैथा, ठीक, ये, उसके बाद कुक्षी कोक, अष्ट 8, ये तत्सम और तद्भव ये दोनों सही है। लेकिन आपका करहाट और कराह ये सही नहीं है। ठीक ना, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? करहाट और कराह। नेक्स्ट में 43 में चलेंगे। 43 का आंसर हो जाएगा। 43 को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का उपदेश तब अशुद्ध है। तो निम अज्जित,
ठीक है। उत्ग्रीव, अधसेरा या निखरा। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसमें इसका हो जाएगा आपका निम्न शब्द जो है उत भी उपसर्ग है, अध भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, लेकिन निम्न शब्द जो है निम्न आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो निमज्जित शब्द बनता है, निम्न यहाँ पर में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट में चलिए, कह रहा है यहाँ पर 44 में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। बताइए किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दौरधूप या पीताम्बर या त्रिभुवन या मधुमक्खी। बताइए कौन सा हो जाएगा। 44 का आंसर दौरधूप। तो 44 का आंसर आपका दौरधूप यहाँ पर में होगा। तो यहाँ एक मिनट 44 का आपका दौरधूप, पीताम्बर, त्रिभुवन, मधुमक्खी, ठीक ना। क्योंकि मधु जो है ना, सो मधु की मक्खी जो है यहाँ पर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। और त्रिभुवन यह नहीं होगा, दौरधूप भी नहीं होगा, पीताम्बर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे हम। 45 में 45 नंबर में करा है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सिर पर सवार रहने का मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। तो यहाँ पर मैं आपका हो जाएगा पीछे पड़ना। सिर पर सवार रहना मतलब हमेशा नहीं कहते हैं भाई सिर पे सवार मत हो। सिर पे सवार होना मीन्स पीछे पड़े रहना। नेक्स्ट में 46 में चलेंगे। 46 में अब 45 हो गया। 45 का बाद अब हम देखेंगे थोड़ा सा 46 से। तो यहाँ कुछ पैसे दिए गए हैं, इस पैसे को देख लीजिए 46 और 47। तो 46 का आपका 46 का देख लीजिए, 46 का पैसे पढ़ लीजिए आप बैक करके। तो 46 का हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित। कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित। उसका कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। तो कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। तो जो जीवनोपयोगी हो, जो जीवन में उपयोगी हो वही इस कला श्रेष्ठ मानी गई है। 47 के बाद 48 और 49 होते हैं। श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। यहाँ कह रहा है कि आपका इस पद में कौन सा भाव है। इस पद में कौन सा भाव है। इस पद में है मधुर भाव मधुर भाव है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 49 में यह गद्यांश यह पद्यांश किस कवि का है। तो यह पद्यांश है आपका किसका है। तुलसीदास का। तुलसीदास जी का यह पद्यांश है। ठीक है। चलिए 49 के बाद अब चलेंगे हम डायरेक्ट किस पर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 50 क्वेश्चन नंबर में कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में आपका चांदनी और चौक इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा है। ठीक है। क्यों है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि चांदनी चौक किसी विशेष जगह या स्थान के लिए बता रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। चांदनी चौक तो जहाँ विशेष किया जाता है वहाँ वही ना व्यक्तिवाचक होता है। चलिए 51 नंबर को क्या राय कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का हो देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सुबुद्धि और असुबुद्धि। यह जो है आपका सो क्या नहीं है। तो निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही नहीं है।
उत्कर्ष अपकर्ष सही है, कीर्ति अपकीर्ति सही है, आरोह और अवरोह ये भी सही, लेकिन सुबुद्धि और असुबुद्धि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सुबुद्धि और दुर्बुद्धि, ठीक ना, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि हो सकता है, लेकिन सुबुद्धि का असुबुद्धि नहीं होगा। चलिए हम चलेंगे 52 नंबर में क्वेश्चन में, करा सुमेलित कीजिए। सुमेलित करेंगे, कैसे सुमेलित करेंगे? सबसे पहले करा है, सबसे पहले 52 नंबर का तलवार शब्द है, तलवार के बाद टेढ़ा, तरु, पटु। तो तलवार शब्द को किससे मिलाइएगा बताइए? तलवार शब्द का हो जाएगा आपका, तलवार शब्द का कृपान शब्द से मिलाएंगे, ठीक, मतलब 1 को 4 से। उसके बाद टेढ़ा शब्द जो है, तो टेढ़ा शब्द को किससे करेंगे? तो वक्र, टेढ़ा किसको कहते हैं? वक्र को कहते हैं। 3 नंबर में देखिए तरु शब्द है, तरु शब्द को मिलाएंगे, तरु शब्द से क्या हो जाए? तरु मीन्स वृक्ष भी होता है, ठीक, तरु मीन्स वृक्ष होता है। अब डी नंबर पटु है, तो पटु मतलब प्रवीण। तो यहाँ पर में हो गया 1 का 4, बी का बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1। अब देखिए खोजिए इसमें, ए का 4, बी का 3 और सी का क्या होगा? सी का, 1 मिनट, टेढ़ा का वक्र, सी का 3, ठीक ना। तो सी का 3 देखिए मिल तो नहीं रहा है। तलवार का हो जाएगा कृपान, 1 का 4, ठीक है, 1 का 4। उसके बाद टेढ़ा का हो जाएगा वक्र, बी का 3, बी का 3 बिल्कुल सही, मतलब ए ऑप्शन दिख रहा है सही। उसके बाद देखेंगे सी, तरु का हो जाएगा वृक्ष, सी का 1 बिल्कुल सही। डी मीन्स पटु होता है, पटु, तो पटु मीन्स होता है आपका प्रवीण, तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल मिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? आप बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, बताइए आप ही। तो 53 नंबर का आंसर आप देख लीजिए, खोजिए पहले पर आप, तो उसके बाद हम बताएंगे। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यहाँ मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है ना, कि 2 वाक्य हो गया, मैंने सुना है और आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ठीक है। यहाँ पर में 53 का डी आंसर हो जाएगा। 54 देखेंगे, करेगा वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए 54 नंबर का क्या होगा? 54 का आंसर देख लीजिए, अधिकरण, अधिकरण कारक होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। अब 55 नंबर देखेंगे, 55 नंबर का है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? आयुष्मान का स्त्रीलिंग हो जाएगा आयुष्मती, नहीं कहते आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धैर्यवान भव, मतलब इस टाइप से आप समझ गए बात को। चलिए 56 नंबर में कह रहा है कि 56 में मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? तो मिट्टी का माधो होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख। समझ गए बात कि नहीं? मिट्टी का माधो नहीं कहते भाई तुम मिट्टी से बने हो, मानव नहीं हो क्या? तुम्हारा थोड़ा भी समझ नहीं है बातों की, समझ गए बात। चलिए तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, उसके बाद चलेंगे हम 57 नंबर में, 57 में तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित, ठीक है ना। जैसे तत् मीन्स तो है, तो तो का होगा द, हाँ, तो का द, तद और हित शब्द जो है उसका ह का ध करके और धित कर देगा, तो तद्धित शब्द आपका,
ठीक ना। तो आपका तद्धित शब्द यहाँ तत् प्लस हित बराबर तद्धित। ओके, चलिए अब चलेंगे 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका उत प्लस विघ्न, ठीक है ना। उत, क्योंकि लास्ट वर्ण देखिए प्लस से पहले यदि प्रथम वर्ण हो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है ना। प्लस से पहले यदि प्रथम वर्ण रहता है उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। इस तरह से आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट में करा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर में आपका रूपक अलंकार है, कहता है रूपक अलंकार यहाँ पर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में नेक्स्ट में 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। यह हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे सोशल साइंस में। तो कहा है कि बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। तो यहाँ पर में आपका अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है बताइए। श्लेष अलंकार है कि जहाँ कहीं भी मतलब एक ही शब्द दिया गया है, ठीक है, और उस एक शब्द का क्या हो जाता है अनेक अर्थ निकलने लगते हैं, तो वहाँ पर में क्या हो जाता है तो आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उभो नित बसति बहार वर्षा की है, ठीक है। यहाँ पर में आपका श्लेष हो गया। समझ गए बात, जहाँ एक शब्द का अनेक अर्थ होने लगता है वहाँ श्लेष शब्द होता है, ठीक है। चलिए 60 तक हिंदी खत्म हुआ। अब चलेंगे हम सामाजिक अध्ययन में। तो सामाजिक अध्ययन में थोड़ा सा गला सही नहीं है, आवाज़ सही नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड कारण ठंडा कारण से। चलिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कह रहा है कि 91। अब हम चलेंगे 91। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन 91 से शुरू है। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले कि आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, ठीक। क्या कह रहा है कि आराम बाग जो है सो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो यहाँ पर में आराम बाग बाबर ने किया था 1528 ईस्वी में, ठीक है ना। 1528 ईस्वी में बाबर ने करवाया था आराम बाग का निर्माण, ठीक है। कब 1528 ईस्वी में। अब चलेंगे हम फटाफट देखिए, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर यदि सही से आप कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन या जो भी CDP या जो भी हिंदी का जो भी सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का वीडियो मैं डालूं तो आप तक पहुंच सके और उससे आपको लाभ मिल सके, और आपका मित्र, आपका जो भी मित्र हैं उनको भी आप शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। तो चलें हम आगे चलेंगे। फिर 92 क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। होम रूल आंदोलन, तो यहाँ पर कह रहा है कि होम रूल आंदोलन क्या है और किसने किया था 1916 में, ठीक है ना। 1916 में होम रूल आंदोलन BG तिलक, ठीक है ना, BG
बीजी तिलक जी ने 1916 में तो बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 92 हो गया। 92 के बाद अब चलेंगे 93 में। 93 में कह रहा है, 93 क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी का जो इतिहास है उसका विवरण कौन ऐसे लेखक हैं जिनके पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास का मतलब विवरण प्राप्त होता है। बता दिए, फटाफट बताइए, बहुत आसान है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कलहन। कलहन जो है, कलहन के जो भी उनका इनका कलहन का बुक है, उस बुक में क्या है, तो कलहन के जो बुक है, कौन बुक का नाम है, हाँ, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी बुक है कलहन जी का। तो यह उसमें क्या दिया हुआ है, कश्मीर के बारे में 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास के विवरण उसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। चलिए 93 समझ गए बात कि जो 12वीं शताब्दी का जो कश्मीर का जो कुछ विवरण है वह किस बुक में है, तो कलहन जी का एक बुक है। कौन सी, तो राजतरंगिणी बुक है, जिसमें इस तरह का उल्लेख किया गया है। ठीक है। चलिए 93 के बाद 94 में चलेंगे। थोड़ा सा धैर्यता बरतेंगे। यदि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मैं धीरे चल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल उसको सही से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो आप सही से देख लेंगे तो आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और 150 क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए कि आप बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल जो पीछे साल का गत वर्ष का प्रश्न पत्र होते हैं उससे बिल्कुल क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए टाइम कम हम खपत करेंगे इधर उधर में, तो 94 में चलेंगे। 94 को देखेंगे। 94 में कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, बताइए फटाफट। तो दिल्ली का जो सुल्तान था वह अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण किया था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ओके, चलिए अब चलेंगे हम 95 में। 95 का है सुमेलित कीजिए। अब बताइए सुमेलित इसमें कीजिए फटाफट। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना सभा, ब्रह्म समाज या आर्य समाज। तो कितना सुंदर है, कितना बिल्कुल सुंदर है। रामकृष्ण मिशन किसका है, तो विवेकानंद जी का। राजा राम मोहन राय जो है आपका हो गया ब्रह्म समाज का। उसके बाद दयानंद जी हो गया आपका आर्य समाज का। और MG रानाडे हो गया आपका प्रार्थना सभा का। ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको मिल ही गया है कि क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो गया आपका ब्रह्म समाज का, ए का 3। ठीक है ना। ए का 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान कीजिए आप। ए का 3 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो गया प्रार्थना सभा का, तो ए का 3 हो गया। तो ए का 3 देखिए 2 जगह मिल रहा है, सी में भी और डी में भी। तो अब देखिए आगे चलें। विवेकानंद जी हो गया आपका रामकृष्ण मिशन का, तो बी का हो गया आपका 1। ठीक है, तो बी का हो गया 1। तो यहाँ पर में सी में तो आपको नहीं मिल रहा है, सी में 4 मिल रहा है, इसीलिए सी गलत हो गया। अब हो गया 4। डी में चलेंगे। इसी तरह यदि 1 2 मिल गया तो भी समझिए कि बात बन गई आपकी। तो ए का हो गया क्या 3, और बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। ठीक है। उसके बाद सी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, तो सी का हो गया 4, बिल्कुल सही है। डी देख लीजिए, डी पर में आप फोकस कीजिए। उसके बाद डी जो है MG रानाडे, MG रानाडे का 2 नंबर है। प्रार्थना समाज जो है MG रानाडे इनका है। ठीक है ना।
चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आंसर। 95 का आंसर डी हो जाएगा। ओके, 96 नंबर में चलेंगे हम। 96 क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट बताइए 96 का आंसर। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो है वो है आपका, उनको क्या है तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम भीकाजी को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलेंगे हम। सुदर्शन झील 97, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ बताइए फटाफट। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा इसका? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो यहाँ पर में आपका हो गया चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त शासक के काल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। पुष्पभूति क्या करा है कि पुष्पभूति राजवंश की वंशावली, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो बताइए भूति राजवंशावली किसके द्वारा? तो 98 का बताइए क्या हो जाएगा? तो नरवर्धन जी थे एक, जिनके पुष्पभूति राजवंश की वंशावली नरवर्धन राजा के नाम से प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो इसका क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। किसमें विभक्त था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले किसमें विभक्त था उत्तरी भारत? तो यहाँ पर में बताइए क्या होगा? 16 महाजनपद व गणराज्यों में। ठीक है ना, महाजनपद में या तो गणराज्य में विभाजित था। कब? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था 16 महाजनपद या गणराज्यों में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालूका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा बताइए। तो 101 जो है, 101 का क्या आंसर हो जाएगा? पवन, हिमनदी, भूमिगत जल या नदी? तो यहाँ पर में पवन हो जाएगा। ठीक है ना, तो पवन बालूका जैसे किया तो क्या हो जाता है ना, तो वहाँ पर में बालूका से छत्रशैल भी बनता है, पवन से छत्रशैल भी बनता है। ठीक है ना, तो वहाँ मरुस्थल में इत्यादि जहाँ कहीं भी वहाँ बालू को एक जगह से दूसरी जगह अपरदन करके ले जाता है, फिर वहाँ रखता है, फिर उसके बाद यह उसका बालू का कुछ बनता है नॉर्मल सा। फिर ये हो गया आपका पवन का ये उदाहरण। उसके बाद बालू टिब्बा हो गया। हाँ, बालू टिब्बा बहुत सारा ऊंचा कर देता है और उस पर में एक मतलब बहुत बालू जमा हो जाता है तो स्तूप बन जाता है या बालू टिब्बा बन जाता है। ठीक है, और इसी का एक और है कि छत्रशैल भी होता है। छत्रज, जिसमें बालू को एकदम नीचे से काटता, बहुत लंबा रहता है बालू का वो टिब्बा। ठीक है, और उसके नीचे से पानी बालू को हटाते हटाते पवन के माध्यम से तो बालू छत्रज बन जाता है, ऊपर केवल उसका बच जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझ के बाद अब चलेंगे नेक्स्ट में 102 क्वेश्चन नंबर में। 102 कर रहा है निम्नलिखित में से
कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल जो है सो 102 का डी आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल आपका सबसे निचली परत है, ठीक है ना, क्षोभ मंडल। तो क्या है इसका? क्षोभ क्षमता, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। तो क्या कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे? छोर सब मैं आया बाहर, ठीक है ना, छोर सब मैं आया बाहर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मैं आया, आयन मंडल और बाहर, ठीक है ना, तो बाह्य मंडल। तो यहाँ पर मैं क्षोभ मंडल सबसे वायु की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। अब पूर्ववर्ती नदी है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन में करा है, पूर्ववर्ती नदी है, इनमें से पूर्ववर्ती नदी कौन से हैं? तो गोदावरी, गंगा, यमुना या सतलुज? बताइए फटाफट बताइए। सतलुज नदी जो है, सतलुज आपका पूर्ववर्ती नदी है, यह पूर्व तरफ बहती है, तो सतलुज नदी आप क्या हो गया? पूर्ववर्ती नदी। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? परपटी या जलमंडल, क्षोभमंडल, स्थलमंडल? पृथ्वी के जो बाह्य परत होते हैं उसको हम परपटी कहते हैं। सॉरी, क्या हो जाएगा? 104 जो परपटी है, परपटी यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया मैं, क्या हो जाएगा आपका? परपटी नहीं हो करके स्थल मंडल हो जाएगा, ठीक है, स्थल मंडल। पृथ्वी के बाह्य परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है ना, बाह्य परत जो है तो स्थल मंडल है ना, मिट्टी का है। चलिए, तो यहाँ पर मैं समझ गए बात, स्थल मंडल। उसके बाद 5 नंबर में चलेंगे, करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो इसमें गर्म धारा हो जाएगा आपका क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा जो है सो गर्म धारा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट में 6 में 106 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? इसमें सबसे सस्ता कौन सा है? तो बताइए। जल परिवहन जो है सो आपका सबसे सस्ता, ठीक है ना, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल परिवहन। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वायु परिवहन। जो वायु परिवहन सबसे खर्चीला भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, ओके। और जल परिवहन जो है सो सबसे सस्ता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? जल परिवहन, ओके। अब चलेंगे 107 में। 107 नंबर में कह रहा है कि गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, ठीक है ना। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। वन मिनट। चलिए, नेक्स्ट में क्या कहा? गोदावरी नदी कहाँ से? गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में कि स्वेज नहर जोड़ती है किसको? स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर बताइए। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर, लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए, नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण से के लिए आदर्श स्थितियां हैं? व्युत्क्रम के लिए बताइए फटाफट। तो व्युत्क्रम के लिए आपका आदर्श है बी, ठीक ना, शांत एवं स्थिर वायु। शांत एवं स्थिर वायु जो है सो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। चलिए, मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार बताइए क्या विस्तार है? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार में विस्तारित है, ठीक है।
तो प्रायद्वीपीय पठार में विस्तारित है। अब कह रहा है कि 11 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन सा है। तो हम चलेंगे 150 तक क्वेश्चन चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप, बिल्कुल 150 तक क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें। अभी 11 पर 12 पर चल रहे हैं हम लोग, और लगभग में 40 क्वेश्चन और होंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बताइए, डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव जो हैं सो संविधान सभा का सलाहकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो प्राक्कलन समिति, ठीक है ना, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसको ख्याल रखना है। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है 1976 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किस में। तो जब 42वां संशोधन हुआ तो उस 42वां संशोधन में इसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 113 हो गया। अब 114 में चलेंगे हम लोग। 114 में कह रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ, बताइए क्या होगा। तो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आपका सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किया गया। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं। अब देखिए आपने देखा था वहाँ पर में कि 42वां संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया जो 1976 में था, और यहाँ पूछा जा रहा है सेम कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ठीक है ना, संविधान के किस में 73वें संशोधन में सम्मिलित में कौन कौन। तो यहाँ पर में बताइए क्या होगा। जिला पंचायत, ठीक है, 73वें संशोधन में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, तो ये दोनों जो है 73वें संशोधन में आपका यहाँ संशोधित किया गया। ये कब किया गया। तो 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में इसका काम किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम। 16 में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो 16 का आप देखिए 16 का क्या हो जाएगा बताइए। केंद्र को भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब चलेंगे हम 17 में फटाफट पर चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। किस देश की यात्रा पर गए थे। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, बताइए किसका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस गए थे G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में। फ्रांस गए थे। ठीक है, तो समय क्या था। 24 से 26 अगस्त के बीच में यह समय था, वहाँ पर में फ्रांस गए थे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हैं। तो यहाँ पर में 34 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 34 है। नेक्स्ट में चलेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट क्या कर रहा है।
लुक ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन हुआ? हाँ बताइए। तो यहाँ पर मैं नवंबर 2014 को यह पारित किया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किया गया कब? तो नवंबर 2014 में। अब चलेंगे 20 में, कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसके अंतर्गत? तो यह आपका 9वीं अनुसूची में इसका यह अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखेंगे 121 में। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषण तत्व सम्मिलित है विटामिन व खनिज लवण। ठीक है ना, विटामिन व खनिज लवण में यह आपका विटामिन व खनिज लवण में सुरक्षात्मक पोषण तत्व है। ठीक है, चलिए 122 को देखेंगे। 122 नंबर में 122 नंबर को कह रहा है कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भूनना, उबालना, सेंकना, तलना। बताइए क्या है? 122 नंबर क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि इसमें सबसे उत्तम भोजन पकाने की विधि क्या है? तो उबालना। यह उबालना जो है, उबालना सबसे उत्तम, ठीक है, उबालना आपका सबसे उत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 123 में। 123 में कराएंगे टिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो यहाँ पर में टिप्सिन एंजाइम जो है यह आपका प्रोटीन के पाचन में यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक का जो विषाणु है उसका नाम बताइए। तो वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस जो है तो चेचक के विषाणु का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अब हम चलेंगे कहाँ थे हम लोग? 24 में। अब देखेंगे 25 क्वेश्चन नंबर 25 से कहे कि शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, चलिए 26 में कराएगा संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो यहाँ पर में आपका हो जाएगा ब्रांडलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ठीक, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय 27 में चलेंगे 127 में। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जल में रहने वाले जो जीव हैं उसको राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है? तो 127 में डॉल्फिन गैंगेटिका। डॉल्फिन जो है सो डॉल्फिन को निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ठीक है, जो कि गंगा में और मीठे पानी में मतलब रहते हैं। ये गंगा और मीठे पानी में, स्वच्छ पानी में जहाँ पर में डॉल्फिन रहता है वहाँ पर समझिए कि उसका स्वच्छता, उसकी वातावरण ये सब समझा जाता है कि यहाँ स्वच्छ है। ठीक, चलिए तो गंगा तो बिल्कुल स्वच्छ है, इसीलिए गंगा में पाया जाता है। किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? अब बताइए कि किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो
यहाँ पर मैं कह रहा है कि 1980 में 1980 में यहाँ 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब 129 निम्न में से कौन सी हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है? हरित गृह से संबंधित गैस कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन जो है सो हरित गृह से संबंधित गैस नहीं है। 30 में देखेंगे और बस 20 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, जो कि और 15 मिनट आपको वेट करना होगा। चलिए लगभग में 1.5 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है तो कीटनाशक रसायन, ठीक है, ये जो है आपका मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। अब चलेंगे 131 में अरहर की संकर किस्म है। अरहर की संकर किस्म क्या है? तो अरहर की संकर किस्म है ICPH8-8। ओके, चलिए 132 में चलेंगे। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य कहा जाता है, बताइए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किसमें? तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। चलिए तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट में 100 ये समझ के बात, मध्य प्रदेश सोयाबीन राज्य किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। अब 133 को देखेंगे। 133 में कह रहा है कि ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं सब्जी को उगाने की विधि को ग्रीन हाउस में, ठीक है, वेजिटेबल फोर्सिंग। मृदाओं के कारण घनत्व का औसत मूल्य होता है कितना? बताइए। तो इसका होता है 2.66। ओके, चलिए नेक्स्ट में 135 में चलेंगे। 135 में निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है किसको करने में? तो बाग लगाने में, बाग बगीचा लगाने में। तो बाग बगीचा लगाने में बताइए। तो समोच्च रेखा जो है, समोच्च रेखा, यह बाग लगाने में आपका सरल से महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट में कुछ ही बचा हुआ है। अब चलेंगे 36 में। 36 में कह रहा है यहाँ पर कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? जब सिलाई मशीन घुमाते समय बड़ी भारी लगने लगता है तो कब होता है बताइए। तो तेल की कमी तथा सफाई न होने पर सिलाई मशीन बिल्कुल भारी होने लगता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर में कि 137 में वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था में मतलब कैल्शियम की कमी से कौन सा किस प्रकार का रोग होता है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस या इस प्रकार का रोग हो जाता है। अब 138 में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? तो इसका हो जाए ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 139 में 139 में आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्र की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। फ्रोबेल जो है जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। कहाँ पर में? भारत में। चलिए कहाँ के थे? यूरोप के थे ये शिक्षा शास्त्री। चलिए फ्रोबेल हो गया। नेक्स्ट में 40 में अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। 40 में करा योजना विधि आधारित है। किस पर में योजना विधि आधारित है? तो
करके सीखने पर, सुनने पर, देखने पर, इनमें से कोई नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं। ये सब जो है सो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो योजना विधि जो है सो इसमें इनमें से कोई नहीं। 141 में पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका हो जाएगा 15 मात्रा होती है उसमें। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? तो इनका बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम का रचयिता हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन का समय क्या होता है? राग भैरव बताइए, राग भैरव का गायन समय क्या होता है? राग भैरव का गायन का समय होता है प्रातःकाल। प्रातःकाल राग भैरव का गायन समय होता है। चलिए नेक्स्ट में 44 में चलेंगे। 44 में कह रहा है कि सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन CM का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है बताइए, फटाफट बताइए। तो 15:1, ठीक है ना, 15:1। नेक्स्ट में विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं हम? तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए? विशिष्ट मृदा में, जो विशिष्ट मृदा है उसमें मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो मृदा कणाकार। क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। नेक्स्ट में 146 में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है ऑल्टियस सिटियस फोर्टियस, ठीक है। चलिए 147 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है इनमें से? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार विजेता है। चलिए नेक्स्ट में 148 में कह रहा है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन आपका 5 प्रकार के होते हैं। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट में 149 में लास्ट सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? बताइए कौन सा आसन? तो सुखासन जो है सो घुटनों के शक्ति के लिए अच्छा आसन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बताइए क्या होगा? मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल खोला गया था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का खोला गया था, ठीक है। कहाँ? मणिपुर में। तो इसी के साथ आपका 2020 का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ यूपी टेट का। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित होंगे। जो भी प्रीवियस ईयर है आपका पूर्व वर्ष का जो भी पेपर है उसको फिर लाएंगे। तो यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप कर लें। अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि आपको भी लाभ मिल सके, आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। चलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूं तो आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद और धैर्यता से पूर्ण वीडियो देखेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।